हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक बहुत ही शानदार वीडियो लेकर आया हूं। आप इस वीडियो को ज़रूर पूरी तरह से देखिएगा, क्योंकि अभी तक जितना भी प्रशिक्षण हुआ है उसमें यह सबसे अच्छी वीडियो है। अगर आप कॉम्पिटिटिव स्टूडेंट हैं तब भी आपके लिए यह वीडियो बहुत ही सहायक सिद्ध होगी, क्योंकि इसमें जो मैंने प्रश्न तैयार किए हैं वो बहुत ही उम्दा किस्म के हैं और प्रशिक्षण के बाद जो आपकी परीक्षा होने वाली है उससे संबंधी इसमें बहुत सारे प्रश्न हैं। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैंने अपने चैनल पर एक प्लेलिस्ट बना रखी है और वो प्लेलिस्ट का नाम है भविष्य की तैयारी। उस भविष्य की तैयारी से संबंधित मॉड्यूल 1 से लेकर के जितने भी मॉड्यूल आते जा रहे हैं, मैं उस पर जो है क्रीम क्वेश्चंस निकाल करके वो डालता जा रहा हूं। आप मेरे चैनल पर जा करके आप एक एक करके देख सकते हैं और आप भविष्य की तैयारी बना सकते हैं, अर्थात प्रशिक्षण पश्चात जो आपका एग्जामिनेशन होना है जिसमें आपको 60% मार्क्स लाना है, वह बहुत ही आवश्यक है। और साथ ही अगर आप कॉम्पिटिटिव स्टूडेंट हैं तो आप इस वीडियो को जरूर देखिए। आइए दोस्तों, हम शुरू करते हैं और आपको दिखाते हैं कि भविष्य की तैयारी 10 सामाजिक विज्ञान के शिक्षण शास्त्र पर अपनी समझ पक्की करें 25 बहुविकल्पीय प्रश्नों के साथ। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बगल में जो बेल आइकन बना हुआ है उसको जरूर प्रेस कर दीजिएगा। पहला प्रश्न आपके सामने पेश है दोस्तों, देख पा रहे हैं आप। निम्न में से सामाजिक विज्ञान के क्षेत्र में क्या क्या आता है? ध्यान दीजिएगा, सामाजिक विज्ञान के क्षेत्र में क्या क्या आता है। सामाजिक विज्ञान शिक्षण मानवीय मूल्यों के प्रति सम्मान को बढ़ाता है। यह बच्चों को सम्मान, सहानुभूति, समानता, स्वतंत्रता, न्याय, बंधुत्व, गरिमा, बहुलता और सद्भाव जैसे मूल भी सिखाता है। उपर्युक्त दोनों या इनमें से कोई नहीं। अब बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, उपर्युक्त दोनों यहां पर आपका सही है। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। देखिए, निम्न में से कौन एक सामाजिक विज्ञान के शिक्षण शास्त्र के अधिगम का उद्देश्य नहीं है? सामाजिक विज्ञान शिक्षण धार्मिक उन्माद को बढ़ाना, निरंतरता और परिवर्तन की घटनाओं को समझने के लिए सामाजिक विज्ञान की प्रासंगिकता को समझना, प्राकृतिक और सामाजिक वातावरण के साथ अंतर संबंध स्थापित करने में विषय की प्रासंगिकता को पहचानना, प्राकृतिक और सामाजिक परिघटनाओं को समझने में तरीकों की बहुलता को विकसित करने की आवश्यकता पर चर्चा करना। तो बताइए दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या होगा? मेरे हिसाब से इस प्रश्न का राइट आंसर है सामाजिक विज्ञान शिक्षण धार्मिक उन्माद को बढ़ाता है। ये आपका स्टेटमेंट राइट नहीं है। फिर आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आता है, इसको पढ़िए। सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत कौन सा विषय नहीं आता? ध्यान दीजिएगा प्रश्न पर। नीति शास्त्र, राजनीति विज्ञान, भूगोल, इतिहास। ठीक है, तो राजनीति विज्ञान, भूगोल, इतिहास तो सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत आता है, यानी कि नीति शास्त्र जो है ये आपका राइट आंसर होगा। ये सामाजिक विज्ञान के क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आता। दोस्तों, अगला प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर, आप देख पा रहे हैं, इसको पढ़िए। भूगोल के विषय में क्या सत्य नहीं है? भूगोल के विषय में क्या सत्य नहीं है? यह विषय विभिन्न क्षेत्रों और देशों की एक दूसरे पर निर्भरता को समझने की अवधारणा को बढ़ावा देने का प्रयास करता है। इसके अंतर्गत इतिहास, राजनीति विज्ञान और अर्थशास्त्र आते हैं। एक विषय के रूप में भूगोल के तहत उच्च प्राथमिक स्तर पर बच्चों को मानव जाति और जीवन के अन्य रूपों में आवास के रूप में धरती के बारे में पढ़ाया जाता है। या इस विषय के अंतर्गत आर्थिक संसाधनों का वैश्विक वितरण भी आता है। तो दोस्तों, क्या लगता है आपको? मेरे हिसाब से इसका सेकंड ऑप्शन, इसके अंतर्गत इतिहास, राजनीति विज्ञान और अर्थशास्त्र आते हैं, यह गलत है, क्योंकि यह तो सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत आते हैं, यानी दूसरा ऑप्शन आपका यहाँ राइट होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर लाते हैं। 5वां प्रश्न आ चुका है। इतिहास की कक्षा 6 की पाठ्य पुस्तक में समय का एक समग्र विस्तार निहित है जो मनुष्य द्वारा शिकार करने तक फैला हुआ है, मनुष्य द्वारा समूह बनाकर रहने से लेकर संस्कृत विरासत तक फैला हुआ है, लोगों के जीवन सहित प्राचीन काल में साम्राज्यों की स्थापना तक फैला हुआ है, या उपर्युक्त सभी? सोचिए, मेरे हिसाब से यहाँ पर आपका सारे जवाब सही हैं। लास्ट का ऑप्शन यानी उपर्युक्त सभी, ये आपका राइट है। फिर आगे बढ़ते हैं। कक्षा 7 इतिहास की पाठ्य पुस्तक में क्या निहित है? प्रागैतिहासिक काल की घटनाएं, गुप्त काल की घटनाएं, आधुनिक काल की घटनाएं या मध्यकाल में हुई घटनाएं? दोस्तों बताइए, इसमें राइट आंसर क्या है? इस प्रश्न का राइट आंसर है दोस्तों मध्यकाल में हुई घटनाएं, अर्थात चौथा ऑप्शन आपका बिल्कुल यहां पर सही प्रतीत हो रहा है। आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर लाते हैं। आप देख पा रहे हैं कक्षा 8 के इतिहास में क्या शामिल है। अगर आप जूनियर विद्यालय के अध्यापक हैं
तो आप समझ सकते हैं कि कक्षा 8 के इतिहास में क्या शामिल है। गुप्तकालीन घटनाएं, मौर्यकालीन घटनाएं, ईस्ट इंडिया कंपनी के सत्ता में कायम होने से लेकर स्वतंत्र भारत की सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक प्रक्रियाएं या मध्यकाल में हुई घटनाएं। दोस्तों, इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन 3, ईस्ट इंडिया कंपनी के सत्ता में कायम होने से लेकर स्वतंत्र भारत की सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक प्रक्रियाएं। ये आपका राइट है। आगे बढ़िए। राजनीति विज्ञान के विषय में क्या सत्य है? यह विषय भारतीय लोकतंत्र और अर्थव्यवस्था के कार्यकलापों को समझने के लिए महत्वपूर्ण उदाहरण और ज्ञान पर केंद्रित है। यह समाज के विभिन्न वर्गों पर प्रभाव डालने वाले राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक कार्यों के बीच अंतर संबंधों का वर्णन करता है। सभी या एक विषय के रूप में इसका मुख्य उद्देश्य बच्चों में भारतीय संविधान के आदर्शों को आत्मसात करने, लोकतंत्र और उसके विभागों के कामकाज को जानने के लिए प्रोत्साहित करना है। क्या लगता है आपको, कौन सा राइट है? मेरे हिसाब से तो यहाँ पर सभी सही हैं, अर्थात ऑप्शन 3 आपका यहाँ पर राइट होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब आ जाते हैं हम भूगोल में। ग्लोब पृथ्वी का एक मॉडल है। ग्लोब को उठाया नहीं जा सकता। ग्लोब एक आकाशीय पिंड है। ग्लोब पर मनुष्य निवास करता है। क्या सत्य है दोस्तों? ग्लोब पृथ्वी का एक मॉडल है। पहला ऑप्शन आपका यहाँ पर राइट है। चलते हैं, आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। पढ़िए, अक्षांश रेखाओं के बारे में क्या सत्य है? अक्षांश रेखाएं पृथ्वी पर आसानी से खींची जा सकती हैं। भूमध्य रेखा सबसे छोटी अक्षांश रेखा है। कर्क रेखा दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। अक्षांश रेखाएं एक दूसरे के समांतर होती हैं और कभी आपस में एक दूसरे को नहीं छूती। क्वेश्चन कह रहा है अक्षांश रेखाओं के बारे में क्या सत्य है? अक्षांश रेखाएं पृथ्वी पर आसानी से खींची जा सकती है, यह सत्य नहीं है। भूमध्य रेखा सबसे छोटी अक्षांश रेखा है, यह भी सत्य नहीं है। कर्क रेखा दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है, यह भी सत्य नहीं है। अक्षांश रेखाएं एक दूसरे के समांतर होती हैं और कभी आपस में एक दूसरे को नहीं छूती, यही सत्य है, अर्थात यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन एक अक्षांश रेखा नहीं है? आर्कटिक वृत्त, अंटार्कटिक वृत्त, प्रधान यामोत्तर, मकर रेखा। दोस्तों, आर्कटिक वृत्त यह भी अक्षांश रेखा है, अंटार्कटिक वृत्त भी है, मकर रेखा भी है, लेकिन प्रधान यामोत्तर यह अक्षांश रेखा नहीं बल्कि यह एक देशांतर रेखा है, इसलिए आपका ऑप्शन यहाँ पर 3 लगेगा। ठीक है, फिर अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। देखिए कितना आकर्षक प्रश्न और इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ये प्रश्न कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी पूछे जाते हैं। देशांतर रेखाओं के बारे में क्या सत्य है? देशांतर रेखाएं लंबाई में छोटी बड़ी होती हैं। देशांतर रेखाएं एक दूसरे के समांतर होती हैं। प्रधान यामोत्तर रेखा एक देशांतर रेखा है। देशांतर रेखाएं पृथ्वी पर खींची जा सकती हैं। क्या लगता है आपको? देशांतर रेखाएं लंबाई में छोटी बड़ी होती हैं? नहीं। देशांतर रेखाएं एक दूसरे के समांतर होती हैं? नहीं। देशांतर रेखाएं पृथ्वी पर खींची जा सकती हैं? नहीं। तो इसका मतलब यह है कि प्रधान यामोत्तर रेखा एक देशांतर रेखा है, यानी इस लिहाज से आपका यहाँ पर ऑप्शन 3 सही है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। देखिए, अक्षांश और देशांतर रेखाओं के माध्यम से क्या किया जा सकता है? कोई प्राथमिक विद्यालय कहाँ स्थित है, उसकी सही स्थिति का पता लगाया जा सकता है। अक्षांश और देशांतर के माध्यम से कौन सा देश किसके ऊपर आक्रमण करने की सोच रहा है, इसका पता लगाया जा सकता है। इसके माध्यम से रसोइयां सब्जी में कौन सा मसाला डाल रही हैं, इसका पता लगाया जा सकता है। अक्षांश और देशांतर रेखाएं प्राथमिक विद्यालय के अध्यापकों की उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए बनाई गई हैं। आपको क्या लगता है कौन सा इस प्रश्न का उत्तर सही है? थोड़ा सा दोस्तों मैंने यहाँ पर जोक भी किया है आपको हंसाने के लिए, इसलिए आप हंसिए, लेकिन प्रश्न का उत्तर सही बताइए। प्रश्न का उत्तर सही ये है कि कोई प्राथमिक विद्यालय कहाँ स्थित है, उसकी सही स्थिति का पता लगाया जा सकता है अक्षांश और देशांतर रेखाओं के माध्यम से। चलिए आगे बढ़ते हैं। सामाजिक विज्ञान की एक समावेशी कक्षा में आप विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए अक्षांश और देशांतर को समझाने के लिए किसका प्रयोग करेंगे? स्पर्शी ग्लोब, पृथ्वी के आकार और अक्षांश व देशांतर को समझने के लिए अन्य वस्तुएं, उपर्युक्त दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों ऊपर जो दोनों दी गई हैं वो सही हैं, इस लिहाज से आप टिक करेंगे ऑप्शन नंबर 3 में। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आ रहा है, अक्षांश रेखाओं के विषय में क्या सत्य है? ध्यान दीजिएगा, अक्षांश रेखाओं के विषय में क्या सत्य है? 23.5 अंश उत्तरी अक्षांश को कर्क रेखा, 23.5 अंश दक्षिणी अक्षांश को मकर रेखा कहते हैं। ग्लोब को 2 समान हिस्सों में विभाजित करने वाली क्षैतिज भूमध्य रेखा या 0 डिग्री अक्षांश भी कहलाती है। अक्षांश की सभी रेखाएं भूमध्य रेखा से छोटी होती हैं, उपर्युक्त सभी। तो अक्षांश रेखाओं के विषय में दोस्तों ऊपर के तीनों विकल्प सही हैं, यानी आप यहाँ टिक करेंगे चौथे विकल्प में, यानी उपर्युक्त सभी में आप टिक करिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है।
देशांतर रेखाओं के विषय में क्या सत्य है? ध्यान दीजिएगा, वह खड़ी रेखाएं जो उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव पर आपस में मिलती हैं। अक्षांशों के विपरीत यह सभी रेखाएं समान लंबाई की होती हैं। ग्लोब पर 360 देशांतर रेखाएं दिखाई देती हैं। उपर्युक्त सभी। तो दोस्तों, देशांतर रेखाओं के विषय में ऊपर जो तीनों स्टेटमेंट हैं, तीनों कथन हैं, वो सभी सत्य हैं। तो आप यहाँ टिक करिएगा ऑप्शन नंबर 4 में। ठीक है, अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका है। देखिए, निम्न में से इतिहास जानने का स्रोत है। इतिहास जानने का स्रोत क्या है? पाठ्य पुस्तकें, शिलालेख, लोक कथाएं, उपर्युक्त सभी। तो मेरे हिसाब से तो यहाँ पर उपर्युक्त सभी सही होगा, क्योंकि इतिहास जानने का स्रोत पाठ्य पुस्तकें भी होती हैं, शिलालेख भी होता है और लोक कथाएं भी होती हैं। तो आप यहाँ चौथे ऑप्शन पर टिक करिएगा। ठीक है, अगला प्रश्न आ चुका है आपके सामने। निम्न में से इतिहास जानने के प्राथमिक स्रोतों में कौन नहीं आता है? ध्यान दीजिएगा, प्राथमिक स्रोतों में पुरातात्विक स्रोत, पत्र पत्रिकाएं, मुद्रा शास्त्र, लोकगीत। तो दोस्तों, प्राथमिक स्रोतों में जो है पुरातात्विक स्रोत तो है, मुद्रा शास्त्र भी है, लोकगीत भी है, लेकिन पत्र पत्रिकाएं जो है ये प्राथमिक नहीं बल्कि यह द्वितीयक स्रोत है। इसलिए आप यहाँ पर सेकंड ऑप्शन में टिक करेंगे। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, निम्न में से इतिहास जानने के द्वितीयक स्रोतों में कौन आता है? ध्यान दीजिएगा, प्रश्न पर कौन आता है? पुरातात्विक स्रोत प्राथमिक है, मुद्रा शास्त्र प्राथमिक है, लोकगीत प्राथमिक है, यानी पत्र पत्रिकाएं जो है यहाँ पर द्वितीयक स्रोतों में आता है। तो इस लिहाज से आपका ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2। यहाँ पर देखिए, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर थोड़ा सा मैंने यहाँ पर थोड़ा गलती कर दिया है। प्रश्न तो लिखा है पत्र पत्रिकाएं, लेकिन मैंने यहाँ पर आंसर में जनरल्स डाल दिया है। तो दोस्तों, द्वितीयक स्रोतों में पत्र पत्रिकाएं भी आती हैं, जनरल्स भी आते हैं, इसलिए इस थोड़ी सी मिस्टेक को आप समझ लीजिएगा। ठीक है, पत्र पत्रिकाएं हो चाहे जनरल्स हो, ये दोनों ही सही हैं, ऑप्शन नंबर 2। फिर आगे बढ़ते हैं। अगला, इतिहास की शैक्षणिक प्रक्रियाएं क्या हैं? इतिहास की शैक्षणिक प्रक्रियाएं, इतिहास की शिक्षा देने के लिए कौन कौन सी प्रक्रिया आप अपनाएंगे? स्रोतों पर चर्चा करते हुए शिक्षार्थियों को जीवन से जोड़ना तथा उसे सहभागी, आनंदमय एवं उत्साहवर्धक बनाना, समूहों और जोड़ों के रूप में गतिविधियों की शुरुआत, बच्चों को संग्रहालय, पुरातात्विक स्थल दिखाने ले जाना, उपर्युक्त सभी। तो मेरे हिसाब से तो यहाँ पर सभी सही हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 4 में टिक लगेगा। आप ऑप्शन नंबर 4 में टिक लगाइएगा। ठीक, अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका है। इतिहास के साहित्यिक स्रोतों में क्या नहीं आता है? ध्यान दीजिएगा दोस्तों, साहित्यिक स्रोतों की बात हो रही है। पांडुलिपियां आती हैं, धर्मसूत्र आता है, स्मृतियां आती हैं, विभिन्न राजनीतिक पार्टियां, ये कौन से साहित्यिक स्रोत हो गए? यानी ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर आप टिक करेंगे। ओके दोस्तों, अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका है। इनमें से कौन एक साहित्यिक स्रोत नहीं है? चरक संहिता, तिरुप्पोवई, गोदान, शिल्पाधिकारम। दोस्तों, चरक संहिता तो है, तिरुप्पोवई भी है, शिल्पाधिकारम महाकाव्य भी है, लेकिन गोदान जो कि मुंशी प्रेमचंद का है, तो ये साहित्यिक स्रोत नहीं है इतिहास जानने का। तो यहाँ पर आपका गोदान में आप यहाँ पर टिक करेंगे। ठीक है, क्योंकि यह उपन्यास है और आधुनिक काल का है, इसलिए इसको साहित्यिक स्रोतों में रखा नहीं गया है। निम्न में से कौन एक विदेशी यात्री नहीं है जो विदेश से आया है भारत में? गौतम बुद्ध, फाहियान, वेनसांग, मेगास्थनीज। आपको क्या लगता है? फाहियान, वेनसांग, मेगास्थनीज ये सभी विदेशी यात्री हैं और इतिहास के बारे में बहुत कुछ इन्होंने लिख रखा है। लेकिन गौतम बुद्ध तो भारतीय हैं, इनका जन्म तो भारत में हुआ था, लुम्बिनी में हुआ था, आपको पता है। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन आपको टिक करना है। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न आपके सामने आ रहा है। शिलालेखों को कहा जाता है, शिलालेखों को आपने पढ़ा होगा, ट्रेनिंग लिया होगा, क्या कहा जाता है? फोटोग्राफी, स्टेनोग्राफी, एपिग्राफी, जियोग्राफी। दोस्तों, क्या कहा जाता है? शिलालेखों को कहा जाता है ऑप्शन नंबर 3 एपिग्राफी कहा जाता है। ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न और अंतिम प्रश्न इस वीडियो का आपके सामने आ चुका है। लोकसभा में कितने सदस्यों के बैठने की व्यवस्था है? 545, 542, 550 या 546? तो लोकसभा में आप जानते हैं कि 545 सदस्य नियुक्त होते हैं, लेकिन कितने सदस्यों को बैठने की व्यवस्था है, क्वेश्चन ये कह रहा है। बताइए दोस्तों। मेरे हिसाब से इस प्रश्न का राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर 3 550 सदस्यों के बैठने की व्यवस्था है। तो दोस्तों, ये रहा जो है आज का वीडियो, आपके लिए बहुत ही उपयोगी है, आप इसको ध्यान दीजिएगा। और अगर आपको इसी तरह की वीडियो आपको देखना है तो मेरे चैनल पर जाइए और प्लेलिस्ट खोलिए, जो लिखा होगा भविष्य की तैयारी, वहां पर हर वीडियो में आपको ऐसे ही प्रश्न जो है मिलेंगे और 1 से लेकर 10 तक मॉड्यूल तक मैंने बनाया है, आगे मैं बनाने की तैयारी
कर रहा हूं। तो आशा करता हूं वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और इसी दूसरे मित्रों को शेयर भी करिएगा। तो मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।